अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। बीबीएन के न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। इलेक्शन कमीशन ने लिया बड़ा फैसला। तेलंगाना की सरकारी मुलाजमीन को डीए जारी करने की दे दी है इजाजत। नागार्जुन सागर डैम को लेकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हुकूमत के दरमियान कशीदगी बरकरार। सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने की मुदाखलत। डैम के अतराफ सीआरपीएफ को किया गया तैनात। तेलंगाना में कल 3 दिसंबर को होगी वोटों की गिनती। तमाम इंतजामात मुकम्मल। नलगुंडा जिले में मुख्तलिफ काउंटिंग सेंटर्स पर सख्त सिक्योरिटी। रैतु बंधु की करीब 6,000 करोड़ रुपए की रकम पसंदीदा ठेकेदारों को देने का कांग्रेस ने लगाया बीआरएस पर इल्जाम। बीआरएस तर्जुमान दसुजू श्रवण ने कांग्रेस के इल्जामात को बताया बेमाने। चीप पॉलिटिक्स करने की कही बात। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने किया दावा। कहा, हमारे एमएलएस को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं केसीआर। कांग्रेस बनाएगी तेलंगाना में हुकूमत। और वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाईएस शर्मिला ने दिया बाय बाय केसीआर का नारा। के चंद्रशेखर राव को तोहफे में भेजा सूटकेस। एग्जिट पोल्स के नतायज दुरुस्त होने की जाहिर की उम्मीद। ये हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना की सरकारी मुलाजमीन को डीए जारी करने की इजाजत दे दी है। मुलाजमतों को अदाशुदनी एक ज़ेर अल्तवा डीए को जारी करने के इलेक्शन कमीशन ने मंजूरी देते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की दरख्वास्त पर यह परमिशन दी गई है। वाज़ेह रहे कि रियासती हुकूमत, जिसने असम्बली इंतखाबात के वक्त सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाह पर नज़रसानी के लिए कमीशन कायम किया था और 5% के अबूरी अलाउंस का ऐलान किया था। नागार्जुन सागर डैम को लेकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हुकूमत के दरमियान कशीदगी जारी है। डैम को लेकर दोनों रियासतों के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने मुदाखलत की है। बता दें कि जिस वक्त तेलंगाना में असम्बली इंतखाबात के लिए वोटिंग की गई और सारे हुकूमती ओहदेदार इंतखाबी इंतजामात में मसरूफ़ थे, उस वक्त जुमेरात की रात करीब 2 बजे 700 आंध्रा पुलिस एहलकारों ने नागार्जुन सागर डैम पर धावा बोलते हुए इसका कंट्रोल संभाल लिया और 500 क्यूसिक पानी फी घंटे की रफ्तार से छोड़ दिया। अगली सुबह 1 दिसंबर को एपी के इरिगेशन मिनिस्टर अंबाटी राम बाबू ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए बताया कि हम पीने के पानी के लिए कृष्णा नदी के नागार्जुन सागर डैम के राइट वाली नहर से पानी छोड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि पानी सिर्फ उतना ही लिया गया है जितना कि आंध्र और तेलंगाना के दरमियान होने वाली डील में तय पाया था, इसलिए हमने किसी मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं की है। इस दरमियान खबर यह भी है कि कशीदगी को देखते हुए डैम के करीब सीआरपीएफ एहलकारों को तैनात कर दिया गया है। మన పోలీసులు వెళ్ళి వారి పోలీసుల్ని పంపించేస్తే ఏం ఘర్షణ జరగదు, సింపుల్ గా పంపించేశాం. ఇది మా భాగమయ్యా, మీరు ఇక్కడ ఉండడానికి వీలు లేదు, మా నీరు మేము వాడుకోవాలంటే మీ పర్మిషన్ అవడానికి వీలు లేదు అని పంపించేస్తే అది దండయాత్రంట. మేము తెలంగాణ ప్రాంతంలోకి వెళ్ళామా? వారి గేట్లు ఏమైనా ఆపరేట్ చేశామా? వారికి ఉన్నటువంటి పవర్ స్టేషన్ మేము ఏమైనా ఆక్యుపై చేశామా? మన ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి రైతులకు నీరు కావాలి. ఇవాళ రైతులకు కాదు, తాగునీరు కావాలి. ఇవాళ తాగునీరు కావాలంటే వారి నీళ్ళు అడగాల పదపద్దాక? మన నీరును మనం ఉపయోగించుకోవడానికి వీలు లేదా? వారి పర్మిషన్ కావాలా? వెళ్ళాం, తాగునీరు కావాలని రిలీజ్ చేశాం. ఇక్కడ ఎమ్మటే ఉదయాన్నే 2000 क्यूसिक्स వాటర్ని రిలీజ్ చేసి एनएसपी के उठन జరిగిందని మనం చేస్తాం। जिला इलेक्शन अफसर और कलेक्टर आरवी कर्णन ने कहा कि नलगुंडा जिले में कल होने वाले असम्बली इंतखाबात के वोटों की गिनती के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे एनिशिटी डोपलापल्ली तिपरेती मंडल में स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन के गोदाम में काउंटिंग के लिए इंतजामात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नलगुंडा, मिरियालगुड़ा, देवरकुंडा, मंगुड़ा, निकरिकल और
नागार्जुना सागर हलकों के सिलसिले में वोटों की गिनती की जाएगी। अहदेदारों ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक 3 तारीख को होने वाले वोटों की गिनती के इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। जिले के तमाम असम्बली हलकों के लिए अलग काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। हर हलके में ईवीएम वोटों की गिनती के लिए 14 टेबल लगाई जा रही हैं। गिनती में देरी न हो, इससे बचने के लिए इक़दाम भी किए जा रहे हैं। पोस्टल बैलेट के पहले गिनती की जाएगी। पोस्टल बैलेट वोटों की गिनती के लिए हर हलके के लिए इजाफी टेबल्स लगाए गए हैं। काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग असिस्टेंट, माइक्रो ऑब्जर्वर हर टेबल पर एक टीम के तौर पर काम करेंगे। तेलंगाना कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी, साबिक सदर उत्तम कुमार रेड्डी व दीगर तेलंगाना कांग्रेस कायदीन ने आज चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज से मुलाकात की और एक अर्जदाश्त सौंपी है। इस अर्जदाश्त में शिकायत की गई है कि बीआरएस हुकूमत ने रईतु बंधु के करीब 6000 करोड़ रुपए की रकम उनके पसंदीदा ठेकेदारों को डायवर्ट की है। इस ज़िम्मन में कार्रवाई करने की कांग्रेस कायदीन ने इलेक्शन कमीशन ऑफिसर से दरख्वास्त की और कहा कि वो तेलंगाना हुकूमत को रईतु बंधु फंड्स को दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल न करने की हिदायत दे। दूसरी जानिब बीआरएस पार्टी के स्पोक्स पर्सन दसोजू श्रवण ने तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस एतमाद का इजहार किया कि बीआरएस पार्टी फिर एक मरतबा हुकूमत बनाएगी और के चंद्रशेखर राव तीसरी मरतबा चीफ मिनिस्टर बनेंगे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के इल्जामात को बेबुनियाद और बेमाने करार देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी चीप पॉलिटिक्स कर रही है। In the country right from the independence to today till date, no chief minister would have done such an accelerated development. No chief minister would have implemented such kind of innovative, people-oriented, people-empowering welfare schemes. అంత అద్భుతమైనటువంటి పథకాలు అభివృద్ధి చేసినటువంటి ఒక ముఖ్యమంత్రిని తెలంగాణ ప్రజలు, చైతన్యం కలిగిన తెలంగాణ ప్రజలు రేవంత్ రెడ్డిని చూసో లేకపోతే ఇంకొక డికే శివకుమార్ని చూసో బమ్మిని తిమ్మి చేసి ఓటుకు నోటు దొంగలను చూసి ప్రజలు మభ్యపడతారు అని చెప్పని మేము అనుకోవట్లేము. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అవుతారు అనేటువంటి ఒక విషయాన్ని కాంగ్రెస్ నాయకులు గుర్తుపెట్టుకోవాలని చెప్పని నేను కోరుతా ఉన్నాను. ఇకపోతే ఇంకొక చిల్లర ప్రచారం, 4th నాడు క్యాబినెట్ మీటింగ్ ఎట్లా పెడతారు అని చెప్పని కేసీఆర్ గారు ఎట్లా పెడతారు అని చెప్పని సోషల్ మీడియాలో పోస్టింగ్లు ప్రచారాలు చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మెదడు మోకాళ్ళకు జారిందో ఏమో అర్థం కావట్లా. ఎనీ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్టర్ ది ఎలక్షన్స్, కొత్త ప్రభుత్వాన్ని రేపు కేసీఆర్ గారు పూర్తి మెజారిటీతో రానున్నారు, అయినప్పటికీ కూడా క్యాబినెట్ మీటింగ్ పెట్టాలా, తర్వాత మంత్రివర్గంతో రాజీనామాలు చేయించాలా, అసెంబ్లీని డిజాల్వ్ చేయించాలా, దెన్ ద సబ్సిక్వెంట్ ప్రొసీజర్ విల్ గో ఆన్. మీరు ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ ట్రెడిషన్ను, కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రిన్సిపల్స్ను, సంప్రదాయాలను కూడా కనీసం తెలియకుండా ఇవాళ చిల్లర మల్లరగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి గారు అంటే ఏమన్నా మాట్లాడొచ్చు, ఆయన నోటికి వచ్చింది మాట్లాడతాడు, మధ్యలోకి వచ్చిన ముచ్చట్లు ఏమన్నా చెప్తాడు. కానీ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు, భట్టి గారు, మీరంతా మంత్రులుగా పనిచేసిన వాళ్ళు, స్పీకర్లుగా పనిచేసిన వాళ్ళు, మీరన్నా చెప్పాలి కదా బుద్ధి ఆయనకు సోయి. ఈ తప్పయా ఇట్లా చిల్లర ప్రచారాలు చేయొద్దు, సోషల్ మీడియాలో పరికరాలు స్టేట్మెంట్లు ఇవ్వద్దని చెప్పని. ఇట్స్ ఎ కాన్స్టిట్యూషనల్ ట్రెడిషన్. It's a constitutional principle that a chief minister conducts the cabinet meeting. ఓడినా గెలిచినా టెక్నికల్గా జనవరి 16 వరకు ఈ టర్మ్ ఉంది. అంత మాత్రం సోయి లేకుండా ఇవాళ బట్టగాల్చి మీద వేసినట్టు చిల్లర మాటలు మాట్లాడి ఆ సాడిస్టిక్ ప్లెజర్ పొందడం ఏందో నాకు అర్థం కావట్లా. మీరు ప్రజలకు ఏమైనా ఉద్ధరిద్దామని చెప్పని ఎన్నికల్లో పాల్గొన్నారా, కేసీఆర్ గారి పైన అక్కసు కక్కడం కోసం ఎన్నికల్లో పాల్గొన్నారా అర్థం కానటువంటిది. ఎన్నికలు అయినాక కూడా ఇంకా అక్కసు కక్కే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది చిల్లరతనం, లేఖితనం, అగుడుబడ్డతనం. దయచేసి వ్యవహార శైలి మీరు మార్చుకోవాలని చెప్పని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. ఇకపోతే ఈ లేఖ వచ్చేసి ఎన్నికల కమిషన్ వారికి లేఖ రాసినారు. ఇంతకంటే మెదడు తక్కువ పని ఇంకోటి ఉండదు. మెదడు తక్కువ పని, మూర్ఖత్వానికి, మెదడు తక్కువతనానికి पराकाष्ठा ఈ లేఖ ఎన్నికల కమిషన్ కు వీళ్ళు రాసినటువంటి లేఖ। कर्नाटक कांग्रेस हुकूमत में डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने तेलंगाना असम्बली इलेक्शन के नतायज से एक दिन कबल हैदराबाद पहुंचकर मीडिया से बात की। उन्होंने रियासत में पार्टी की आसान जीत हासिल करने का भरोसा जाहिर किया। उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस तेलंगाना में अगली हुकूमत बनाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि भले ही तेलंगाना के सीएम केसीआर हमारे एमएलएज को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सभी कांग्रेस लीडर पार्टी के तय वफादार रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जिन कांग्रेस लीडरों से केसीआर ने राब्ता किया है, उन्हीं ने पार्टी हाईकमान को इस बारे में इत्तला दी है।
वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाईएस शर्मिला ने बाय बाय केसीआर का नारा देते हुए तेलंगाना के सीएम केसीआर को सूटकेस का तोहफा भिजवाया है। इस मौके पर वाईएस शर्मिला ने कहा कि केसीआर को इख्तिदार से हटाने के मकसद से हमने कुर्बानी दी और कांग्रेस की हिमायत की है। हम चाहते हैं कि एग्जिट पोल्स के नताइज दुरुस्त हों। केसीआर की डिक्टेटरशिप से तंग आकर तेलंगाना के अवाम उन्हें अलविदा कह रहे हैं। केसीआर के लिए अब घर जाने का वक्त है, इसलिए हम केसीआर को सूटकेस बतौर तोहफा दे रहे हैं। పాదయాత్రలు చేసి నిరాహార దీక్షలు చేసి ఇంత కష్టపడి తీరా అంతా వృధా అయిపోవచ్చు అని తెలిసి కూడా ఇది పొలిటికల్ సూసైడ్ అవ్వచ్చు అని తెలిసి కూడా ఎన్నికల నుంచి వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ విరమించుకుంది కేవలం ఒకే ఒక్క కారణంతో అది కేసీఆర్ గారి వ్యతిరేక ఓటు చీలిస్తే మళ్ళీ కేసీఆర్ గారే ముఖ్యమంత్రి అవుతారు కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీకి మద్దతు ఇచ్చాం కాంగ్రెస్ పార్టీ వల్లైనా తెలంగాణ ప్రజలకి విమోచన కలగాలని విముక్తి కలగాలని మళ్ళీ మంచి రోజులు రావాలని కేసీఆర్ పాలన అంతం అవ్వాలని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాం ఈ నిర్ణయం ఈ త్యాగం చేసింది కేవలం తెలంగాణ ప్రజల కోసం మాత్రమే మేము ఇంత కష్టపడి తీరా ఎన్నికలు వచ్చేసరికి పోటీ నుంచి విరమించుకుంది ఈ త్యాగం చేసింది తెలంగాణ ప్రజల కోసమే కేసీఆర్ పాలనకు ది ఎండ్ కార్డ్ పడబోతుంది కేసీఆర్ గారు ప్యాకప్ చేసుకునే టైం వచ్చింది మళ్ళీ చెప్తున్నాం మేము ఈ పాలన అంతమవ్వాలని మాత్రమే ఈ ఎలక్షన్లలో పోటీ చేయలేదు ఎందుకంటే గెలవడం కష్టమేమో గానీ ఓడించడం మాకు కష్టం కాకపోయేది కాంగ్రెస్ పార్టీని ఓడించడం అతి సులభంగా చేయగలిగిన పని కానీ మా ఉద్దేశము కేసీఆర్ గారిని ఓడించాలి కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీకి మద్దతు ఇచ్చాం ఈ త్యాగం చేశాం తెలంగాణ ప్రజల కోసం శ్రేయస్సు కోసం ఆలోచన చేసింది రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ ఈ సందర్భంగా కేసీఆర్ గారు ఇంటికి పోయే టైం వచ్చింది కాబట్టి కేసీఆర్ గారికి ఒక చిన్న గిఫ్ట్ ఇస్తున్నాం కేసీఆర్ గారు ప్యాకప్ చేసుకోండి బాయ్ బాయ్ కేసీఆర్ గారు तेलंगाना का अगला सीएम कौन होगा? इस सवाल को हमारे नुमाइंदे शहबाज अली ने चार मीनार के करीब मौजूद लोगों से किया। आइए जानते हैं उनका जवाब क्या रहा। आपका क्या डिमांड रहेगा अगर केसीआर साहब आएंगे तो मेरी केसीआर साहब से एक ही अपील रहेंगी कि भाई यंगस्टर से भी ध्यान दो, ठीक है, जो जॉब के लिए तड़प रहे हैं। जैसे कि मान लो ग्रेजुएशन के लिए आप तो स्कॉलरशिप दे रहे, आप स्कॉलरशिप आ रही भी, बच्चे पढ़ रहे भी, ग्रेजुएट भी हो रहे, लेकिन उनको प्रेफरेंस नहीं मिल रहा। जैसे कि मान लो यहाँ के लोकल लोग हैं, जैसा हो गया मैं हो गया या हैदराबाद के जितने भी लोग हैं, उन लोगों को प्रेफरेंस पहले नहीं मिल रहा। जो नॉर्थ से आ रहे हैं, जो साउथ से आ रहे, जैसे अपना केरला से आ गए, तमिलनाडु से आ गए या फिर हरियाणा से आ गए, वहाँ से उन लोगों को पहला प्रेफरेंस मिल रहा है टेक सिटी में। तो मेरा मानना ये है कि भाई केसीआर साहब जरा इस पर भी फोकस डालें, पहले लोकल को देखें। लोकल वालों को पहले जॉब मिलेंगी ना, तो मैं जैसा बोला आपको, एक बंदे को अगर घर पर जॉब मिलेंगी वो 4-5 जनों को संभालेंगे। तो मेरा मानना वही है। सर आने नेक्स्ट सीएम कौन होना चाहिए तेलंगाना में? अब तो मैं तो केसीआर को डाला कि एमएलए को अपने हमारे एमएलए 10 साल में तो अपने को कोई परेशानी तो नहीं हुई, हर चीज़ में अच्छा ही हुआ। अब बहुत जने अब कांग्रेस बोल रहे क्या होता है कि इलेक्शन है रिजल्ट का अभी तो आप अगर केसीआर की अगर हुकूमत आई तो आपका क्या मुतालिबा रहेगा, किस तरीके से काम होना चाहिए? अब अच्छा करे तो अच्छा है उन्होंने, क्या 10 साल में तो ऐसा कुछ करे नहीं, डेवलपिंग तो हुआ। कहाँ से आप? मैं रहमत नगर से। రేవంత్ రెడ్డి నెక్స్ట్ సీఎం కాబోతున్నాడు కాంగ్రెస్ తరఫు నుంచి అనేది రమేష్ वरंगल। सर नेक्स्ट सीएम कौन सा होना चाहिए? नेक्स्ट सीएम तेलंगाना में अभी केसीआर आने वाला है। भाई क्यों सर? जो वेल डेवलप है, रईतु बंदी है, शादी मुबारक है, सब कुछ है नया तेलंगाना में, इसलिए नेक्स्ट सीएम केसीआर सर आएगा। कहाँ से हुआ? मैं इधर तेलंगाना मेडचल मल्काजगिरी डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ पे भी मल्ला रेड्डी आने वाले हैं। बीबीएन चैनल के नुमाइंदे मोहम्मद खजर ने हैदराबाद के इलाके लकड़ी का पुल पर मौजूद आवाम से मुलाकात की और उनसे जाना कि तेलंगाना के अगले सीएम कौन होंगे और अगली हुकूमत से उनके क्या मुतालबात हैं। अस्सलाम वालेकुम। 30 नवंबर को रियासत तेलंगाना में असम्बली इंतखाबात मुनक़िद हुए हैं और 3 दिसंबर को इसके नताइज का ऐलान होने वाला है। आवाम की राय मालूम करने के लिए हम आए हैं। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ अली है साहब। 3 दिसंबर को नताइज का ऐलान होने वाला है आरिफ साहब, तो आप क्या चाह रहे हैं, मतलब कौन सी पार्टी गवर्नमेंट बनाना? देखिए साहब, नताइज तो अल्लाह के हाथ है, मगर मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि इस बार भी बीआरएस को मौका मिले कि चंद्रशेखर राव साहब की पार्टी आना ज़रूरी है। क्यों बीआरएस जो पार्टी गवर्नमेंट में आना? वो इसलिए आना ज़रूरी है कि हमने पिछले गवर्नमेंट का भी दौर देखा। इस गवर्नमेंट में ना तो कर्फ्यू है,
ना तो कोई वायलेंस है। और जिस तरीके से स्कीम्स ला रहे हैं KTR साहब, KCR साहब, उसमें ये चीज़ देखने को मिली है कि जो 5 रुपीज़ का जो खाना है, मैंने उसमें IT वालों को भी खाते देखा, लेबर वालों को भी खाते देखा, और एल्डर पीपल्स को वहाँ पे पेंशन भी है, और डबल बेडरूम के फ्लैट वगैरह भी फराहम किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो है ना KCR साहब के जो रेजिडेंशियल स्कूल्स में कई सारे बच्चे फ़ायदेयाब हो रहे हैं। नेशन की अगर तरक्की अगर डिपेंड करती है तो उस नेशन में और उस स्टेट में जो ना जितने लोग पढ़े लिखे रहेंगे वो आगे आने वाले सितारे हैं। BRS गवर्नमेंट आने के बाद आप लोगों की क्या राय है, क्या करना चाहिए BRS गवर्नमेंट अगर दोबारा आने के बाद जो होना? BRS गवर्नमेंट आने के बाद में जिस तरीके से मेडिकल कॉलेजेस आए हैं और टीमेरिट स्कूल से बच्चे जो है ना US वगैरह भी जा रहे हैं ओवरसीज एजुकेशन के लिए, मेरा तो शुरू से एक ही रहा रुझान कि अवाम कौम तरक्की करे, जिसके अंदर जो पढ़ने लिखने वाले तुलबा है ना उनको तरक्की मिले। अभी इंतखाबात के बाद जो होना जब नताइज आएंगे, अगर BRS गवर्नमेंट आएंगी तो आप उसके लिए जो ना तरक्की के लिए BRS गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा जिस तरीके से रेजिडेंशियल स्कूल पढ़े हैं उसी तरीके से इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेजेस आने से एक कौम की और एक स्टेट की तरक्की हो सकती है। वरंगल में हमारे नुमाइंदे मोहम्मद निज़ाम ने आवाम से बातचीत करते हुए तेलंगाना का अगला CM कौन होगा इस बारे में दरियाफ्त किया। जानते हैं उनका रद्द-ए-अमल क्या रहा। अब इलेक्शन हो गए, किसकी हुकूमत आने के चांसेस हैं? अभी हमारे हिसाब से देखे गया तो कांग्रेस का हुकूमत आने के चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ये TRS से तो नौकरी देने के और दूसरे भी माइनॉरिटी लोन्स देने की जगह भी थोड़ा उससे ये हो गए। अब शायद तो पब्लिक तो कांग्रेस की तरफ सपोर्ट कर रहे हैं। पहले की बनस्बत अब वरंगल में कुछ डेवलपमेंट हुआ क्या 5 सालों में? हाँ, डेवलपमेंट तो है, डेवलपमेंट हो गया। वो जी हुकूमत करी हो TRS की हुकूमत में डेवलपमेंट हो गया। अभी नई हुकूमत देख रहे हैं, कुछ कांग्रेस को चांस देखेंगे, कांग्रेस को भी एक बार देखेंगे। 10 साल तो TRS को देखेंगे, एक बार कांग्रेस को भी चांस देखेंगे, वो भी देखेंगे। अगर हम पीछे 9 साल का जायज़ा लें तो वो भी माशाल्लाह उम्दा रहे, उसमें कुछ ख़राबी रुकावटें कुछ भी ऐसा ज़्यादा नहीं है, क्योंकि BRS हुकूमत ने हर एतबार से काम किया है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं खामियां, वो तो हर हुकूमत में रहती हैं, मगर BRS के ताल्लुक़ से बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो स्कीमात हैं, गरीबों के ताल्लुक़ से, खुद इमामों के ताल्लुक़ से। ये स्कीमात ऐसे थे जो हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हैं, इसलिए हम तो हमारी ख्वाहिश तो यही थी कि भाई BRS की हुकूमत। अब हमारे यहाँ पे जो है नरेंद्र साहब जो हैं बहुत ही अच्छे हैं, जो गरीबों के लिए हो, हमारे लिए हो, हर मामले में आगे बढ़कर काम करते हैं। उनकी सलाहियतें हम तमाम के साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी जब उनसे अप्रोच हुए बहुत सारे काम किए, ऐसा नहीं है कि इग्नोर किया हो, बहुत सारे काम किए हैं। और हमारे पर्सनल जो काम थे मेरे भी, वो भी अच्छी तरीके से किए हैं, रुकावटों को दूर किया है। अलबत्ता यह है कि गलियों में जो पुरानी सड़कें हैं वैसे ही बाकी रही, उसको बदलने की बिल्कुल कोशिश नहीं है। हाँ, अलबत्ता बाद जगह काम चल रहा, मगर बहुत सारे इलाकों में अभी काम बाकी है। वैसे ही सैलाब के मुताल्लिक़ हो, सड़कों के ताल्लुक़ से हो, नदी नालों के, जहाँ पर सैलाब की वजह से बहुत सारी परेशानियाँ दिक्कतें पाई गई, तो अगर उन सारी चीज़ों को दूर करेंगे तो इंशाल्लाह ये हुकूमत अच्छी रहेगी। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। ज़िला आदिलाबाद से हमारे नुमाइंदे क़दर याफ़ई ने अवाम की राय जानी कि तेलंगाना का अगला CM कौन होगा। अवाम ने इस पर अपनी आरा पेश की है, साथ ही ये भी बताया कि तेलंगाना में बनने वाली अगली हुकूमत से उनके मुतालबात क्या है। असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की किस्मत EVM मशीनों के अंदर महफूज है। हालांकि उम्मीदवार अपनी अपनी जानिब से ये यकीन दिला रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि जीत उन्हीं की होगी। इस सिलसिले में 3 दिसंबर
यानी कल वोटों की गिनती है और वोटों की गिनती के बाद में मालूम हो जाएगा कि एमएलए की सीट पर किसका कब्ज़ा होगा। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ में आदिलाबाद के राहुल हमारे साथ में मौजूद हैं। आइए उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। राहुल जी, बताइए कि कल गवर्नमेंट किसकी बनने वाली है? नमस्ते साहब। आज तो आदिलाबाद में तो जश्न मनाया जा रहा है, मगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आते बोल के बहुत 101% हम मान रहे और कांग्रेस ही आ सकती है। और आदिलाबाद आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट आने वाली है? क्योंकि साहब अभी जो भी है कांग्रेस गवर्नमेंट को एक नया चेहरा बोल के एक आदमी आया, वो नए चेहरे को जो आदिलाबाद की पब्लिक जो मान रही, और कई साल से 3 टर्म से या 15 साल से कि बीआरएस पार्टी यहाँ हुकूमत में है, वो हुकूमत में जो भी डेवलपमेंट्स नहीं हुए। अभी जो स्कीम्स जो कांग्रेस पार्टी क्यों आना चाह रहे बोले तो पब्लिक में जो 6 गारंटीज लगाए जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो में, जो मैनिफेस्टो से थोड़ा जो तेलुगु में बोलते हैं तो ఏవైతే 6 గ్యారంటీస్ ఉన్నాయో ఆ గ్యారంటీలను పబ్లిక్ చాలా నమ్ముతుంది కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ తప్పకుండా రాష్ట్రంలో తెలంగాణలో కూడా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తుందని మేము తెలియజేస్తున్నాం। तो कांग्रेस गवर्नमेंट अगर बनती है तो कांग्रेस गवर्नमेंट से आपका मतलब क्या है कि आदिलाबाद के अंदर इससे डेवलपमेंट क्या होगा और क्या आपको चाहिए? ये आदिलाबाद को डेवलपमेंट्स बोले तो अभी जब तक आदिलाबाद बोले तो जिस इंडस्ट्रियल एरिया में था, अभी तो एक भी फैक्ट्री नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी आएंगी इंडस्ट्रियल एरिया बनाएंगे, जैसे बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ जो कारखाने, वो उम्मीद रखकर कांग्रेस पार्टी को जीता के लाना बोल के यहाँ पब्लिक भी चाह रही थी। और इससे पहले जो एमएलए थे, एमपी थे, सेंट्रल गवर्नमेंट का एमपी है अब यहाँ, और स्टेट गवर्नमेंट का एमएलए कुछ भी नहीं करे। कांग्रेस गवर्नमेंट आए बाद जो भी तरक्की करने का अभी एक मौका है और अच्छे अच्छे फ़ायदे मिलेंगे। बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ और जो भी है सीसीआई होंदो जब बंद हुए सो आदिलाबाद में जो सीसीआई फैक्ट्री बंद हो गई उसको शुरू करना बोल के, और इससे आदिलाबाद की डेवलपमेंट्स में जो का मार्पू एक तरक्की करने के लिए होना बोल के हम चाह रहे थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। गवर्नमेंट तो टीआरएस की बनने वाली है, यकीन है। तीसरी मरतबा केसीआर साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे। केसीआर साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे तीसरी मरतबा इंशाल्लाह। ऐसा लग रहा है कि बीआरएस गवर्नमेंट फिर से बनने वाली है? क्योंकि उन्होंने हर काम करे, गरीबों के बेवा फंड वगैरह, विडो पेन और तुम्हारा हैंडीकैप वालों को पेंशन दिए और डबल बेडरूम वालों को दिए। फिर भी एक बार सीएम साहब आकर आदिलाबाद में जो बेडरूम दिए, जिसको नहीं दिए उनको देना, ऐसे वालों को दिए। वो बीआरएस गवर्नमेंट बनती है, आदिलाबाद में जोगरामन एमएलए बनते हैं, तो आपका आदिलाबाद के अंदर जोगरामन साहब से और गवर्नमेंट से आप क्या चाह रहे हैं? अब गरीबी यहाँ पर जितने भी नौजवान बच्चे पढ़े लिखे हुए हैं उनको नौकरियाँ दिलाना, हाँ, बेरोज़गार है बेरोज़गारी ख़त्म कर देना, और हर कौम के लोगों को कारोबार पे लगाना। और दूसरा क्या है, जो फसाद वगैरह नहीं होना, यहाँ पर मिलजुल के रहना भाईचारे की जैसा हम ये चाह रहे। और सीएम साहब भी, केसीआर साहब भी वही चाहते कि आज जब से 9 साल जब हुकूमत करें यहाँ पे कोई झगड़े फसाद नहीं है, अमन और कायम है यहाँ पर, और गरीबों की मदद कर रहे हैं और गरीबों के वोटों से उन्होंने कामयाब हैं। मैं खिज़र अहमद याफ़ी, BBN चैनल आदिलाबाद से असमत अली के साथ। मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम व रियाजुल इस्लामिक स्कूल वाक़े मुस्तफ़ा नगर वट्टेपल्ली फलकनुमा हैदराबाद में जलसा बउनवान नताइज इम्तिहान शशमाही व तक़सीम इनामात का इनेकाद अमल में आया है। इस जलसे की सदारत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी हुस्सामी बानी इदारा ने की और मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से हाफिज़ पीर खलीक़ अहमद साबिर, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्रा, मुफ्ती मेराजुद्दीन अली, अबरार नाज़म जामे अनवारुल हुदा किशनबाग ने शिरकत की और खिताब किया। मेहमानों के हाथों तलबा में इनामात की तक़सीम अमल में आई। इस मौके पर दाई जलसा मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद क़ादरी हुस्सामी नाज़िम इदारा ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए और मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन लिमिट के इलाके जियागुड़ा साई दुर्गा नगर में वाक़े हिंदुओं का शमशान गैर समाजी अनासिर की आमाजगाह बना हुआ है, जिसकी वजह से खबरस्तान के करीब रहने वाले मकामी अवाम परेशान हाल हैं। इस हिंदू शमशान का कोई पुरसान हाल नहीं। खबरों पर शराब की बोतलें पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। इससे इस बात का अंदाज़ा होता है
कि यहाँ लोग शराब पीने, गांजा पीने आते हैं। इस सिलसिले में मकामी खवातीन ने बात करते हुए बताया कि सुबह से रात देर गए तक गैर मकामी नौजवान ग्रुप की शक्ल में यहाँ शराब और गांजा पीने के लिए आते रहते हैं। मकामी खवातीन का मजीद कहना था कि कई मरतबा वो इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवा चुके हैं, ताहम अभी तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। पूरे लोग का गांजा पीते हुए बैठ रहे और यहाँ काटा में चले जा रहे लड़या। हाँ, सबको परेशानी, बच्चे फिर रहे तो पतरे उतरे मारते रहते। और ये इमामपुरा है, जनाब गली पीली मंडप के ऑपोजिट है। ये कब से हो रहा अम्मा ऐसा यहाँ पे? ये बहुत दिन से हो रहा। पहले हम कंप्लेन देते थे, नहीं होता था। अब हम कंप्लेन नहीं दे रहे तो पूरा आके बैठ जा रहे। तो यहाँ पे बस्ती के लोग आते नहीं तो बाहर वाले आते? बाहर वाले आ रहे, बस्ती के लोग कोई नहीं बैठते, बाहर वाले आ रहे। तो आप लोग मार ले रहे भी, कांटे में आके मारा कर रहे। మా వాళ్ళు మొత్తం ఆఫీస్లకు పోయేటోళ్ళు ఉంటారు, వీళ్ళేమో తాగుతారు, తిరుగులాడతారు, ఇదంతా తిరుగులాడతారు, లోపల ఉంటారు. మీరేమన్నా సొల్యూషన్ చేయండి. ఇక్కడ గోడ కడతారా, జాలి వేస్తారా చూడండి. ఏమన్నా అయితే ఎవరు రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఎవరు పట్టించుకుంటారు మమ్మల్ని? మేము ఆడోళ్ళం ఉంటాం, ఏమన్నా అంటే మళ్ళీ పట్టుకొని ఏమైనా చేస్తే మళ్ళీ ఎవరు రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటారు? మా భయం ఇదే, చెప్పాలన్నా మాకు భయం వేస్తుంది. ఇప్పటికైనా మాది ఇదే పరిస్థితి. ఇవాళ వస్తారు, రేపు వస్తారు, మళ్ళీ అయిపోతుంది, మళ్ళీ 2-3 ఏళ్ళకి వస్తారు, మళ్ళీ అప్పుడు అడుగుతారు వస్తున్నాం గొడవ కడతాం, జాలి కడతాం అంటారు, ఏది కట్టరు. तेलंगाना पुलिस ने सूरारम पुलिस के साथ मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन में ड्रग्स बनाने वाले गिरोह को पकड़ लिया है। टीएस नैब के एसपी गमी चक्रवर्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि इस गैंग का अहम मुलजिम कमर श्रीनिवास है। वहीं जब्त की गई ड्रग्स की मालियत करीब 50 लाख रुपए बताई गई है। इस गैंग के तीनों अरकान के खिलाफ पीडी एक्ट लगाए जाने का इम्कान है। आज तेलंगाना स्टेट एंटी नार्कोटिक्स ब्यूरो और सूरारम पुलिस साइबराबाद दोनों ने जॉइंट ऑपरेशन में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को मैन्युफैक्चरिंग गैंग को हम गिरफ्तार करें। इसमें तीन लोग इसमें अक्यूज है। एक कम्मा श्रीनिवास, ये गाजुल रामाराम का रहने वाला है और नेटिव वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट। और दूसरा नरसिम्हा राजू अलियास अजय, ये एक्वाकल्चर का काम करता है, फिश का काम करता है काकीनाडा में, और ये भी आंध्रा का है। और मणिकंठा अलियास पंडू नागराजू, ये भी प्राइवेट एम्प्लॉय है और ये गाजुल रामाराम का रहने वाला है। ये तीनों ने मिला के तीनों के पास 60 ग्राम्स का मेथाम्फेटामाइन ड्रग मिला और लिक्विड मेथाम्फेटामाइन लिक्विड फॉर्म में ये हमको 700 ml मिला है। और एसीटोन बॉटल, ये भी एक केमिकल है। और 3 सेलफोन, ये पूरा मटेरियल हमने बरामद किया है। और कम्मा श्रीनिवास के ऊपर ऑलरेडी एनसीबी में 2013 में एक केस है। 2013 के बाद ये गिरफ्तार होके 4 साल जेल में रहा और रिलीज होने के बाद 2017 में ये बाकी 2 अक्यूज से मिलकर ये इसके पास जो लिक्विड मेथाम्फेटामाइन था उसका प्रोसेसिंग करके लोकल में बेचने का प्लान किया है ये 3 लोग। और लास्ट 2 ईयर से कर रहे थे। उनके पास 20 to 25 लीटर्स का लिक्विड मेथाम्फेटामाइन था। और ये थोड़ा केमिकल प्रोसीजर्स के बाद अप्रॉक्सीमेटली 6 kgs का क्रिस्टल मेथाम्फेटामाइन निकला इसमें से। ये लास्ट 2 ईयर से ये बेच रहे थे। इसका पूरा कीमत अप्रॉक्सीमेटली 50 lakhs का होगा। और एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पे ये जॉइंट ऑपरेशन किए हैं हम सूरारम पुलिस और टीएस नैब ने। ये पूरा बरामद करके इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। और ये पूरा ऑपरेशन में डीएसपी श्रीधर,
टीएस स्नैप के 3 इंस्पेक्टर रमेश रेड्डी, संतोष, डैनियल, वेंकटरामुलु एसआई और पूरा स्टाफ ऑफ टीएस स्नैप HNU एंड सूरारम पुलिस का पूरा स्टाफ इसमें बहुत अच्छा काम किया है। इन सब लोगों को मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। इलेक्शन कमीशन ने लिया बड़ा फैसला, तेलंगाना की सरकारी मुलाजमीन को डीए जारी करने की दे दी है इजाजत। नागार्जुन सागर डैम को लेकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हुकूमत के दरमियान कशीदगी बरकरार, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने की मुदाखलत, डैम के अतराफ सीआरपीएफ को किया गया तैनात। तेलंगाना में कल 3 दिसंबर को होगी वोटों की गिनती, तमाम इंतजामात मुकम्मल, नलगुंडा जिले में मुख्तलिफ काउंटिंग सेंटर्स पर सख्त सिक्योरिटी। रैतु बंधु की करीब 6,000 करोड़ रुपए की रकम पसंदीदा ठेकेदारों को देने का कांग्रेस ने लगाया बीआरएस पर इल्जाम। बीआरएस तर्जुमान दसुजू श्रवण ने कांग्रेस के इल्जामात को बताया बेमाने, चीप पॉलिटिक्स करने की कही बात। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने किया दावा, कहा हमारे एमएलएस को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं केसीआर, कांग्रेस बनाएगी तेलंगाना में हुकूमत। और वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाईएस शर्मिला ने दिया बाय बाय केसीआर का नारा, के चंद्रशेखर राव को तोहफे में भेजा सूटकेस, एग्जिट पोल्स के नतायज दुरुस्त होने की जाहिर की उम्मीद। बीबीएन के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दिलचस्प प्रोग्राम्स और दीगर ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल।